पंजाब में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ से पुलिस विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जबकि आंकड़ों पर अगर गौर करें तो सूबे में पुलिस अधिकारियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपराध पर अंकुश पुलिस नहीं लगा पा रही। पंजाब में दिन पर दिन हर रोज अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पंजाब पुलिस में वो अधिकारी तैनात हैं जिन्होंने कभी पंजाब से आतंकवाद को खत्म किया था, और आज ये अधिकारी सूबे से अपराध खत्म करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ये बात हम नहीं बल्कि आंकड़े बोल रहे हैं कि ना तो पंजाब में पुलिस अधिकारियों की कोई कमी है और ना ही आपराधिक वारदातों की। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 9 डीजीपी, 12 एडीजीपी, 34 आईजी, 24 डीआईजी, 53 एआईजी, 30 एसएसपी और 200 के करीब एसपी रैंक के अधिकारी हैं। दूसरी तरफ अपराध के आंकड़े पुलिस की कार्यशैली की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। साल 2015 में 695 हत्याएं हुई, मतलब हर रोज 2 लोगों की हत्या। वहीं 870 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ था। 860 से ज्यादा बलात्कार हुए, जिसका मतलब हुआ हर 2 दिन के बाद 5 वारदातें। साथ ही 900 के करीब छेड़खानी के मामले सामने आए। इसी तरह 2015 में 1678 लोगों को अगवा किया गया। साल 2015 में स्ट्रीट क्राइम की 1300 वारदातें हुई। वहीं चोरी के 3900 के करीब मामले दर्ज हुए। इन सभी मामलों में साल 2014 के बाद इजाफा हुआ है। वहीं आंकड़े सामने आने के बाद इस मामले पर जहां विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, वहीं सरकार बचाव करती दिखाई दे रही है। टोटल राजनीतिकरण हो चुका है। पंजाब के जिन्ने थाने हैं वो इन्होंने अकाली दल के हल्का इंचार्जां नूं संभाल दित्ती है। हुण या तो पुलिस अफसर अकाली दल का नुमाइंदा बन के काम कर रहा या उन्होंने काम नहीं करने दिता जा रहा। हुण टोटली पंजाब दे विच पुलिस का ते प्रशासन का राजनीतिकरण हो चुका है। ये कह देना कि पंजाब के हालात जिहड़े खराब हो गए, ये कोई गल नहीं। पंजाब के अफसर भी साडे वो बड़े पूरे सियाणप नाल काम कर रहे हैं, और जिवें पहले दस्सिया कि असीं बिल्कुल भी इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ हालात ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पैदा नहीं होते हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ, कुछ पार्टियां भी इन्हां दे पिछे हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ एक काम कर रहे हैं कि वो हालात पैदा कर रहे हैं, तो वो उन्हां ते साडी पूरी नज़र है पंजाब सरकार वालों। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हैं, लेकिन पुलिस विभाग की इस नाकामी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। नेताओं के लिए आंकड़े हैं, लेकिन इनमें आम जनता के आंसू छिपे हैं। ऐसे में जरूरत है सख्त कदम उठाने की। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगी है, लेकिन पुलिस विभाग की इस नाकामी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। चंडीगढ़ से जगदार भुल्लर के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। हरियाणा ने चाइना के नक्शे कदम पर चलकर किसानों की आय बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके लिए केंद्र ने मदद का भरोसा दिया है। हरियाणा ने चाइना के नक्शे कदम पर चलकर सब्जी, बागवानी, डेयरी फार्मिंग में बढ़कर किसानों की आय बढ़ाने की योजना बनाई है। हरियाणा सरकार ने सूबे के किसान की आमदनी बढ़ाने की योजना तैयार कर ली है। इस बाबत केंद्र के साथ बैठक भी हो चुकी है। सरकार चाहती है कि सूबे का किसान सब्जी, बागवानी, डेयरी फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में खुद को मजबूत करे। इसके लिए चीन के फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है, जिसके तहत शहरों के साथ लगती जमीन पर खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सूबा दिल्ली से अपनी नजदीकी भुलाना चाहता है। हम पेरी अर्बन एक कंसेप्ट है चाइना का, शहर के पास शहर की ज़रूरतों के लिए खेती। हम अपने हरियाणा के सारी खेती के पैटर्न को बदलना चाहते हैं। यहाँ डेयरी का विकास तेज़ी से हो, पोल्ट्री का विकास तेज़ी से हो, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, फूलों की खेती, फलों की खेती का विकास तेज़ी से हो, और हम दिल्ली की 4 करोड़ की आबादी को पहुँचाएँ। कृषि मंत्री के मुताबिक इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 10 साल में 27,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। सरकार ने केंद्र से मदद की मांग की है, जिस पर केंद्र सरकार ने पूरी मदद का भरोसा दिया है। योजना ऐसी बनाई है कि जिस पर आने वाले समय में लगभग 27,000 करोड़ रुपए 10 साल में चाहिए। स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा करने में आगे बढ़ेंगे। केंद्र से भी हमने कहा है कि आप इसमें हमारी जोरदार मदद कीजिए। चीन ने हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में बिजली विभाग के कर्मचारियों के अलावा अब अनिल विज ने भी 23 सब डिवीजन के निजीकरण का विरोध किया है।
हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के सुर एक बार फिर सरकार से अलग सुनने को मिल रहे हैं। इस बार वो हरियाणा सरकार के बिजली विभाग के निजीकरण के फैसले के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि वो इस निजीकरण के खिलाफ हैं और ऐसा मामला सामने आने पर वो सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि निजीकरण से कर्मचारियों का शोषण बढ़ता है और जिन विभागों में नियमित सेवाओं की जरूरत है उनमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। जहाँ पर नियमित हमने स्टाफ रखना है और लगातार वहाँ पे ज़रूरत है, तो वहाँ पे अगर आउटसोर्सिंग करते हैं तो उसमें शोषण बहुत होता है, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं सदा से इसका विरोध करता रहा हूँ और जब मामला आएगा वहाँ पर मैं अपने विचार रखूँगा। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि फरीदाबाद के गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज के छात्रों पर एमसीआई ने हरियाणा सरकार के प्रपोजल पर फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को मंजूरी भेज दी है। उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर छात्रों को एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही इस मामले को लेकर उन्होंने सूबे की पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। देखिए, उसमें जो एमसीआई है उन्होंने अपनी अनुमति दे दी है और उन्होंने अनुमति पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र सरकार से जैसे ही हमारे पास पत्र आएगा तो हम उस पर फर्दर कार्रवाई आरंभ कर देंगे। साथ ही खेल मंत्री ने सितंबर में होने वाली कबड्डी प्रतियोगिता और वाल्मीकि जयंती पर होने वाली तीर अंदाजी प्रतियोगिता शुरू करने की रूपरेखा तैयार की। हम दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन वाले दिन 25 सितंबर को हर साल हम जो राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता कराया करेंगे और उसमें भी प्रथम पुरस्कार 1 करोड़ रुपया देंगे, द्वितीय को 50 लाख रुपया हम अवार्ड देंगे। उसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज अक्सर अपने तर्क पर कायम रहते दिखाई देते हैं। पहले भी कई मुद्दों पर विज ने अपने तर्क देते हुए सरकार से हटकर बयान दिए हैं और इस बार भी बिजली विभाग के निजीकरण मामले में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर भ्रूण के लिंग जांच करने वालों का बड़ा खुलासा किया है। रेवाड़ी में भ्रूण लिंग जांच के गोरख धंधे में शामिल गिरोह के तार यूपी के साहिबाबाद से जुड़े हैं। पुलिस ने इस मामले में बीएएमएस डॉक्टर सहित 7 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रेवाड़ी पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोख के कातिलों का पर्दाफाश किया है। स्वास्थ्य विभाग को रेवाड़ी की एक लैब में 20,000 रुपए में भ्रूण लिंग जांच कराए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और एक डमी पेशेंट को बिचौलिए के पास भेजा गया, जो पेशेंट को यूपी के साहिबाबाद ले गया, जहां से पुलिस ने पॉलीक्लिनिक से बीएमएस डॉक्टर समेत 7 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जो बीएमएस डॉक्टर हैं वो एक डॉक्टर यशपाल हैं और इसके और हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं कुछ वो भी गिरफ्तार किए हैं वहाँ पे। और इनके जो शुरुआती जांच में पता चला है कि इस गिरोह के तार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से जुड़े थे। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है। कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। केएल पॉलीक्लिनिक के जो मालिक हैं डॉक्टर, उनके बारे में भी वहां पता किया जा रहा है और उनको जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। भ्रूण लिंग जांच के जरिए पैसों की भूख पूरी करने की कोशिश में जुटे कोख के कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि बेटियां जन्म से पहले ही मौत का शिकार ना बने। इस अंतर्राज्यीय लिंग जांच गिरोह के तार यूपी, दिल्ली और राजस्थान से भी जुड़े हैं। रेवाड़ी से अनिल रस्तोगी के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें घुमारवीं की अक्षिता ने 98.57% अंकों के साथ पूरे प्रदेश में टॉप किया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार 10वीं का रिजल्ट 66.88% रहा।
हिमाचल प्रदेश में 10वीं का रिजल्ट आ गया है। इस बार प्रदेश में 66.88% बच्चे पास हुए हैं। प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सचिव के मुताबिक अप्रैल में हुई परीक्षा में 1,22,614 छात्र बैठे थे, जिनमें से 81,305 बच्चे पास हुए हैं, जबकि 16,614 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है। इसके अलावा 40 बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं, लेकिन लिस्ट में 30 लड़कियों ने बाजी मारी है। मेरिट में 40 कैंडिडेट आए हैं, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। 40 में से 30 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले 3 स्थानों पर बेटियों का ही जलवा देखने को मिला। घुमारवी के विद्या मंदिर स्कूल की अक्षिका 98.57% अंक लेकर पहले स्थान पर रही, जबकि दूसरे स्थान पर लकिता खित्ता और इरा शर्मा ने बाजी मारी। वहीं तीसरे स्थान पर 3 छात्राएं हैं, जिनमें से 2 छात्राएं हैं विशाली और रक्षिता वर्मा, जबकि एक छात्र आंचल शर्मा तीसरे स्थान पर रहीं। 5 मार्च से 19 मार्च तक हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। हालांकि बोर्ड ने बुधवार को परिणाम घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से बुधवार को परिणाम नहीं आ पाया। बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा का दावा है कि इस बार का रिजल्ट पिछले 3 साल के मुकाबले बेहतर रहा। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ यशराज, जी मीडिया, मंडी। बीजेपी सांसद के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें कहा गया था कि बारिश के लिए यज्ञ करवाया गया है, जिससे बारिश होगी। कांग्रेस ने इसे गुमराह करने की कोशिश करार दिया। सूखे से निपटने के लिए यज्ञ से बारिश करवाने का फॉर्मूला सुझाने वाले बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अब नया दावा किया है। वीरेंद्र सिंह मस्त का कहना है कि उज्जैन में यज्ञ हुआ है और अब जल्द ही बारिश भी होगी। सांसद वीरेंद्र सिंह ने कल लोकसभा में सूखे से निपटने की अजीबोगरीब सलाह दी थी। वीरेंद्र सिंह ने फॉर्मूला सुझाते हुए कहा था कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में यज्ञ कराएं, इससे बारिश होगी और सूखे से राहत मिलेगी। आज भी वो अपने इस बयान पर कायम दिखे। प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ कि यज्ञ की परंपरा अपने यहाँ सृष्टि के संरक्षण के लिए और वृष्टि के होने के लिए ही की गई है। इतना ही नहीं, आज तो वो कहते दिखे कि उज्जैन में यज्ञ हुआ है, इसलिए बारिश जल्द होगी। और सिंहस्थ में प्रधानमंत्री जाएंगे, मैं समझता हूँ उसी सनातन परंपरा का हिस्से का निर्वाह कर रहे हैं और उस राजधर्म का निर्वाह कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी सांसद के इन बेतुके बोलों पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी हवन की बात कर लोगों को गुमराह कर रही है। जब से एनडीए सरकार है, साधु महाराजों का सरकार है, सब साधु वहाँ कुछ भी बोल सकते हैं। उनका क्या है, वो हवन के ऊपर इंटरेस्ट है, मगर सरकार क्या करना उसके ऊपर नहीं बोलते। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट सूखे पर राहत सामग्री मुहैया कराए जाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर बार बार फटकार लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद के बेतुके बयान सूखे को लेकर उनकी गंभीरता को बयां करने के लिए काफी हैं। रेलवे ने महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त लातूर में वाटर ट्रेन भेजी थी, लेकिन अब उसी वाटर ट्रेन पर रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार को झटका दिया। रेलवे ने बिल भेजकर 4 करोड़ की मांग की है। और ये जो वाटर ट्रेन वाला मामला है, आपको पता है कि महाराष्ट्र में लातूर में लगातार सूखे की मार ये इलाका झेल रहा है। लगातार वहाँ की खबरें जी मीडिया की तरफ से दिखाई जा रही थी और इसी वजह से प्रशासन और सरकार हरकत में आई और वाटर ट्रेन भेजकर वहाँ पर पानी भेजा गया ट्रेन के जरिए और उसके जरिए वहाँ पर राहत देने की कोशिश की गई। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार को रेलवे की तरफ से 4 करोड़ का बिल भेजा गया है। महाराष्ट्र सरकार से रेलवे ने लातूर में पानी भेजने की कीमत अदा करने की मांग की है। रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार से 4 करोड़ रुपए देने के लिए कहा है। सूखे से जूझ रहे लातूर में वाटर एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए पानी भेजने पर रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार को भारी भरकम 4 करोड़ रुपयों का बिल थमा दिया है। रेलवे का मानना है कि यह कमर्शियल एक्टिविटी थी, जिसके लिए स्पेशल ट्रेन भेजी गई थी, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार को बिल भेजा गया है। रेलवे ने यह भी कहा है कि अगर बिल माफी को लेकर भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच कोई बातचीत होती है तो इस पर बात की जा सकती है। अब तक वाटर एक्सप्रेस ट्रेन से करीब 6 करोड़ 20 लाख लीटर पानी लातूर पहुंचाया जा चुका है।
रेलवे ने राज्य सरकार की मांग पर ही 50 टैंकर वाली वाटर एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा लातूर को दी थी। जनवरी 2013 में पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में वाटर ट्रेन भेजने की योजना पर विचार किया था। उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट में फेल हुई बीजेपी को शिवसेना ने नसीहत दी है। सापना में संपादकीय के जरिए बीजेपी की जमकर खिंचाई की गई। उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद शिवसेना ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि जनता ने दोधारी तलवार राज करने को दी है, ना कि नाक कटाने के लिए। शिवसेना ने उत्तराखंड विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में बीजेपी को मिली हार को लेकर उस पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी ने उत्तराखंड में नाक कटवा दी। संपादकीय में लिखा गया है कि जनता ने राज करने के लिए हाथ में दो धारी तलवार दी है, इस तलवार से खुद की नाक मत काटो। उत्तराखंड में यही हुआ है। संपादकीय में पीएम मोदी पर भी निशाना साधा गया है। उत्तराखंड में मामले में अगर किसी की किरकिरी हुई है तो मैं मानता हूँ केंद्र सरकार की। शिवसेना का मुखपत्र सामना इससे पहले भी कई बार महंगाई, अच्छे दिन, पाकिस्तान और भारत की विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधता रहा है।